गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मनीषा टाक, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आप लोगों को भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ा रही हूँ। हम लोगों ने पिछली क्लास में भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ा था। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि भारत में संसदीय शासन को अपनाया गया है और संसदीय शासन में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है और कार्यपालिका दो भागों में विभाजित होती है। भारत में इस कार्यपालिका से संबंधित समस्त कार्यों का संपादन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। इसीलिए मतलब भारत जितने भी कार्य होते हैं भारत में, वो समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, लेकिन वो वास्तविक शक्तियाँ जो है वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल में निहित होती हैं और राष्ट्रपति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही कार्य करेंगे। जब हम राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करते हैं तो भारत के राष्ट्रपति को दो तरह के अधिकार या दो तरह की शक्तियां दी जाती है। पहली शक्तियां सामान्यकालीन शक्तियां और दूसरी शक्तियां आपातकालीन शक्तियां। सामान्य शक्तियों के बारे में मैं आप लोगों को पिछली क्लास में बता चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में। भारत में किसी भी संकट की स्थिति का सामना करने के लिए संविधान के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को कुछ विशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई है और राष्ट्रपति की इन आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत मतलब इन आपातकालीन शक्तियों के माध्यम से कई बार भारत का राष्ट्रपति अपने स्व विवेक से भी कार्य करने लगता है। ये जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति को तीन तरह की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हुई है। एक राष्ट्रीय आपात मतलब युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति की स्थिति से संबंधित संकटकालीन व्यवस्था अनुच्छेद 352 के तहत। किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की स्थिति में अनुच्छेद 356 के द्वारा राज्य की जो समस्त शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित हो जाती है। और तीसरे तरह का जो आपात है या तीसरे तरह की जो आपातकालीन शक्ति राष्ट्रपति की है वो होती है वित्तीय आपात। यदि किसी कारण से राष्ट्र में वित्तीय आपात की घोषणा हो जाती है अनुच्छेद 360 के तहत, तो जो समस्त फाइनेंशियल शक्तियां हैं या वित्तीय शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित हो जाती हैं। युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति की स्थिति से संबंधित संकटकालीन व्यवस्था में संविधान के अनुच्छेद 352 में यह व्यवस्था की गई है कि यदि राष्ट्रपति को यह आभास हो जाए कि युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण या देश में व्याप्त आंतरिक अशांति के कारण भारत या उसके किसी भी क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका है, तो इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने की आशंका होने पर राष्ट्रपति संकटकालीन व्यवस्था की घोषणा कर सकता है और संसद द्वारा स्वीकृत हो जाने पर इसे जब तक चाहे तब तक लागू रख सकता है। 44वें संविधान संशोधन के बाद इसमें कुछ परिवर्तन किए गए जो निम्न प्रकार है। इस तरह का आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह अथवा इस तरह की किसी आशंका के होने पर ही घोषित किया जा सकेगा। देश में व्याप्त किसी तरह की छोटी मोटी आंतरिक अशांति के नाम पर इस तरह का आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। सेकेंड बात इसमें करते हैं, अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकेगी जब मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे। आपातकाल की घोषणा के 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत से इसको स्वीकृत कराना आवश्यक होगा और आपातकाल लागू रखने के लिए हर 6 माह बाद उसकी स्वीकृति ज़रूरी होगी। लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा को समाप्त किया जा सकता है। यदि किसी कारणवश अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है या आपातकाल लागू कर दिया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्तियों को अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मौलिक अधिकार स्वयं स्थगित हो जाएंगे। अनुच्छेद 32 में वर्णित संवैधानिक उपचारों को भी राष्ट्रपति आदेश द्वारा स्थगित कर सकता है।
संसद को संपूर्ण भारत या उसके किसी क्षेत्र के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाएगा। राष्ट्रपति को राज्य कार्यपालिका को निर्देश प्रदान करने का अधिकार होगा। संघ व राज्य के मध्य वित्तीय संसाधनों के वितरण में परिवर्तन करने का अधिकार राष्ट्रपति को होगा और राष्ट्रपति संसद के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकेगा। आपात स्थिति समाप्त होने के बाद 6 माह बाद कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और वास्तविक बाह्य आक्रमण की स्थिति न होने या केवल ऐसी आशंका की स्थिति में भी राष्ट्रपति को आपात की घोषणा करने का अधिकार होगा। कहने का तात्पर्य है कि यदि राष्ट्रपति को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर ऐसा लगे कि कोई बाहरी आक्रमण हो सकता है, किसी भी तरह की भारत की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में भी राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यह मतलब राष्ट्रीय संकट या बाहरी आक्रमण के कारण भारत में आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति को स्पेशल या इमरजेंसी पावर प्राप्त होती है। दूसरी तरह का जो संकट है या दूसरी जो आपात स्थिति है राष्ट्रपति की, वो है भारत में संवैधानिक तंत्र विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन व्यवस्था। इसे संवैधानिक संकट भी कहा जाता है और अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि किसी राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन या अन्य किसी माध्यम से यह विश्वास हो जाए कि राज्य प्रशासन संवैधानिक प्रावधान से चलाना बहुत मुश्किल है या राज्य में कोई विकट स्थिति पैदा हो गई है, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति उस राज्य में संवैधानिक संकट की घोषणा कर सकता है। घोषणा किए जाने के बाद संसद के दोनों सदनों के द्वारा उसकी पुष्टि आवश्यक है। संसद द्वारा स्वीकृत आपातकाल 6 महीने तक रह सकता है। यह अवधि 6 माह करके कई बार बढ़ाई जा सकती है, लेकिन 3 वर्ष से ज़्यादा इसकी अवधि नहीं होनी चाहिए। 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा आपात स्थिति की अवधि 1 वर्ष कर दी गई है। इससे अधिक अवधि तभी रह सकती है जब निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे कि संबंधित राज्य की विधानसभा के चुनाव में कठिनाई के कारण राष्ट्रपति शासन जारी रखना आवश्यक है। 59वें संविधान संशोधन द्वारा पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष कर दी गई। ये ऐसा विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। इसके अतिरिक्त किसी राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने पर जब आपातकाल लागू हो जाता है तो वहाँ निम्न प्रभाव पड़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा यह घोषणा की जा सकती है कि आपात स्थिति घोषित राज्य की विधायिका शक्ति का प्रयोग संसद द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्य की किसी भी अधिकारी की कार्यकारिणी शक्ति ली जा सकती है। राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय की शक्ति को छोड़कर अन्य शक्तियां अपने हाथ में ली जा सकती है। लोकसभा की बैठक नहीं होने की स्थिति में राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि से व्यय के लिए आदेश दे सकता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधानसभा भंग या निलंबित की जा सकती है। राज्यपाल की सलाह के अतिरिक्त भी राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपात की घोषणा की जा सकती है। संविधान द्वारा प्रदत्त अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिए गए अधिकारों पर रोक लगाई जा सकती है। इस प्रकार संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में समस्त जो शासन है वो समस्त शासन केंद्र सरकार के हाथ में चला जाता है और केंद्र सरकार के हाथ में जाने के बाद पूरी शक्तियों का प्रयोग केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। यह अवधि 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है और उसके बाद अगर स्थितियां सामान्य नहीं होती तो वहां पर दोबारा इलेक्शन करवाए जाते हैं और दोबारा इलेक्शन करवाकर दोबारा इलेक्शन करवाने के बाद दोबारा इलेक्शन करवा के ही राज्य में सामान्य तंत्र की स्थापना की जा सकती है। तो यह राष्ट्रपति का ऐसा पावर है जिसके माध्यम से राष्ट्रपति राज्यों पर नियंत्रण बनाए रखते हैं और राज्यों पर नियंत्रण बनाए रखने में इस प्रकार के आपात स्थिति में राज्यपाल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि संविधान से अलग ये देखा जाए तो राज्यपाल काम तो राज्य में करता है, लेकिन एजेंट वो केंद्र सरकार का होता है। और आलोचकों के द्वारा यह भी कहा जाता है कि राज्यपाल अपनी स्वामी भक्ति
राज्य के प्रति नहीं बल्कि केंद्र सरकार के प्रति निभाता है, तो ऐसी स्थिति में यदि किसी राज्य में यदि किसी राज्य के प्रशासन में और राज्यपाल में नहीं बनती है या मतलब केंद्र में और राज्य में अलग अलग सरकारें होती है, तो ऐसी परिस्थिति में अनुच्छेद 356 का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो सकता है और किया भी जा सकता है। इंदिरा गांधी की या कांग्रेस के शासन के समय ऐसा बहुत देखने में आया है कि विभिन्न राज्यों में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। अब हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों की। वित्तीय शक्तियों में अनुच्छेद 360 के अनुसार जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है कि उन परिस्थितियों में भारत के वित्तीय स्थायित्व को खतरा है, तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है और वित्तीय संकट की घोषणा को भी संसद की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। प्रारंभ में वित्तीय आपात 2 महीने के लिए लागू किया जाता है, जिसको संसद साधारण बहुमत से बढ़ा सकती है। यदि किसी कारणवश वित्तीय आपात की घोषणा हो जाती है, तो राष्ट्रपति द्वारा राज्य को वित्तीय विषयों पर आचरण के निर्देश दिए जा सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के सभी सेवकों या किसी वर्ग के वेतन भत्ती आदि में कटौती के आदेश दिए जा सकते हैं। राज्य विधानसभा द्वारा सभी वित्तीय विधेयकों को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति अपने विचार के लिए मंगवा सकता है। अभी तक देश में आपात स्थिति कभी लागू नहीं की गई। देश की मर्यादा, सम्मान तथा जन सामान्य के मनोबल की रक्षार्थ ऐसा किया जाना आवश्यक था और वित्तीय संकट की आशंका अगर कभी होती है तो उस समय देश के समस्त नागरिकों से यह आशा की जाती है कि वह आर्थिक अनुशासन बनाए रखेंगे। तो इस प्रकार ये राष्ट्रपति को 3 तरह की आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान की गई है। लेकिन उसके बाद जब हम राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति के बारे में बात करते हैं, तो राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति मतलब राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियाँ दी गई है, लेकिन वह जो शक्तियाँ हैं वो प्रधानमंत्री के साथ ही उनका प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रपति को एक संवैधानिक अध्यक्ष की स्थिति दी गई है। राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष माना गया है। भारत के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने राष्ट्रपति को संवैधानिक अध्यक्ष माना और जिन्हें नाम मात्र की शक्तियां दी गई, जिनके नाम से समस्त कार्यों का संपादन किया जाता है, पर वास्तव में उन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन संदर्भ में कहा है कि राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो ब्रिटेन में सम्राट की है। वह राष्ट्र का प्रधान है, कार्यपालिका का नहीं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, राष्ट्र पर शासन नहीं करता। पंडित नेहरू ने इस संदर्भ में कहा है, हमने अपने राष्ट्रपति को वास्तविक शक्ति नहीं दी है, वरन उनके पद को गौरव और प्रतिष्ठा से विभूषित किया है। एम.वी. पायली ने कहा है, जब तक मंत्रिमंडल को संसद का विश्वास प्राप्त है, तब तक राष्ट्रपति उसकी सलाह मानने को विवश है। वास्तविकता यह है कि उसकी अपनी स्थिति केवल एक परामर्शदाता की रहती है। पायली ने यह भी माना है कि आपात उपबंधों के कारण राष्ट्रपति की तानाशाह बनने की संभावना नहीं के बराबर है। ये राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति है। अगर हम राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति को देखें तो राष्ट्रपति संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और आपातकाल में वह सर्वसत्ताधारी भी बन सकता है, ऐसा कुछ विचारकों का मानना है। इस संदर्भ में के.एम. मुंशी का मानना है कि संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति को फ्रांस के राष्ट्रपति की भांति केवल नाम मात्र का अधिकारी नहीं बनाया है। उनका मानना है कि राष्ट्रपति की शक्तियों का स्रोत संविधान है, अतः वह मंत्रिमंडल द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है और राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ उसे संविधान की रक्षा एवं जनता के हितों के संरक्षण के लिए ही बाध्य करती है। इसी संदर्भ में पी.बी. बनर्जी, कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ने कहा है, राष्ट्रपति का पद स्वयं में एक संस्था है जिसकी स्वतंत्र सत्ता एवं स्वतंत्र कार्य है और राष्ट्रपति ऐसी बहुत सारी स्थितियां आती है जब राष्ट्रपति वास्तव में अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। नंबर 1, जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति और सरकार बनाने का आमंत्रण होता है, तो जब सामान्य परिस्थिति होती है, किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत मिल जाता है,
तब तो प्रधानमंत्री जो बहुमत दल का नेता है उसी को बनाया जाता है। लेकिन अगर किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति अपने स्वयं विवेक का प्रयोग कर सकता है और अपनी मर्जी से किसी भी राजनीतिक दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। इसी प्रकार लोकसभा का विघटन करने में राष्ट्रपति के लिए ज़रूरी नहीं है कि वह प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल का परामर्श ले। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और संसद के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनसे सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार है। संसद द्वारा कोई भी विधेयक पारित किया जाता है तो उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किए जाने आवश्यक है और राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के जो आपातकालीन अधिकार हैं वो आपातकालीन राष्ट्रपति को विशिष्ट स्थितियां प्रदान करता है और उन विशिष्ट स्थितियों में यदि राष्ट्रपति चाहे तो अपने स्वयं विवेक का प्रयोग करते हुए अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। इससे आगे मैं आप लोगों को अगली क्लास में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।